रेडी, स्टार्ट करें। तो बेसिकली ये जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज, ये मैंने सबको जमा किया है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं डालूंगी। ओके, हम लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बेसिकली हम लोग यहाँ पे नीट का पेपर डिस्कस करने नहीं आए, क्योंकि नीट के आंसर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे और आपको कोई फ़ायदा है नहीं उससे। ये नीट आपको ये जो क्लास रखी गई है, ये एक्चुअली इवन मैं जो ये रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, ये इसीलिए ही कर रही हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। आप देखोगे नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं, 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी, 11th और 12th। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मतलब एक एक लाइन जो आई है वो एनसीईआरटी से आई है। याद है हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, वो हमने फॉसिल वाले में एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एमनियोट वाला, कि देखो यहाँ पे है 10th में जो था, है ना। तो आपका कैसे एनसीईआरटी से ईच एंड एवरी लाइन आती है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 90 के 90 क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जो आया था, ये 11 नंबर का जो सेट है, 11 12 13 ऐसे थे, ये 11 वाले में आया था कि इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। डायरेक्टली एनसीईआरटी, इवन जो बॉटनी आया ना, बॉटनी वाला जो इस बार वैसे भी नीट का पेपर बहुत इजी आया, लेकिन बॉटनी वाले में तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये भी जहमत नहीं सोची कि हम लोग लैंग्वेज ही चेंज कर दे, जो हम देखेंगे भी कि डायरेक्टली इन्होंने क्या बोला है कि रूट हेयर्स जो हैं कौन से रीजन में होते हैं रूट के, ये देखो रूट हेयर रीजन ऑफ, ये रहा आपका वाली मैंने ले ली है, ठीक है, रीजन ऑफ मेच्योरेशन। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट। आपको ना एक चीज जरूर देखनी है कि प्लांट किंगडम, ये चैप्टर के नाम जो 11th की बुक खोल के बैठे हैं ना, जैसे आपके पास 11th की बुक है, सो आपका काम होना चाहिए कि आप चैप्टर देखोगे कौन से चैप्टर से आया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसमें ये डायग्राम है। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वाला ये जो हमें पढ़ना ही है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना प्लांट किंगडम वाला। इस क्वेश्चन में इन्होंने पता क्या पूछा था, इसमें इन्होंने पूछा कि वो ओव्यूल्स बताओ जो चारों तरफ ओवरी के, मतलब उनके चारों तरफ ओवरी नहीं होती है। ये तो आपको भी याद होगा कि वो कौन से ओव्यूल्स होते हैं जिनके चारों तरफ ओवरी नहीं होती है। मतलब ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, ओवरी से फ्रूट बनता है, मतलब उनके चारों तरफ क्या नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा। नेकेड सीड्स, नेकेड सीड्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। अब इन्होंने 4 नाम दिए हुए हैं, फिनेरिया, पाइनस, सेलिगेंदा और वॉल्फिया। अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पर कि इन्होंने 4 नाम जो दिए ना, वो चारों ही एनसीईआरटी से आए हैं। आंसर हमें पता है जिम्नोस्पर्म का है, ये भी लिखा हुआ है, देखो सेम लाइन एकदम, इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। एग्जैक्ट सेम लाइन आई है एनसीईआरटी की बुक से। आप अगर अपना जिम्नोस्पर्म वाला खोलोगे वहां पे मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, पाइनस। तो हमें पता है आंसर जो है वो सेकंड है। बट आप एक चीज और भी तो देखो यहाँ पे कि एंजियोस्पर्म का वॉल्फिया, जो इसमें और ऑप्शंस है वो भी एनसीईआरटी से ही आए हैं। फिनेरिया मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, बट ये आपका ब्रायोफाइट्स का एनसीईआरटी में मेंशन है। ये सेलेगिनेला, ये आपका देखो टेरिडोफाइट्स का है। सारे के सारे ऑप्शन, कुछ भी बाहर से है ही नहीं, कंप्लीट। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, अच्छा हाँ जिम्नोस्पर्म ये होते हैं, टेरिडोफाइट का 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लिया, इक्विस्टेम ऐसे पढ़ते हैं, या टेरेस पढ़ लिया, बस खत्म, यही तो करते हैं। आपको जब एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, अभी जो हम 90 क्वेश्चन अभी आगे के क्वेश्चन देखेंगे, आप उसमें देखोगे कि कहाँ कहाँ से आया, बट आया एनसीईआरटी से, कि आपको कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट पर अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, ये 12th क्लास का है, लैक ऑपरन वाला, सीधा कि लैक ऑपरन में जो ये जी जीन है, ये किसके लिए कोड करती है, जेड जीन, डायरेक्ट इसमें से है, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो आंसर तो इसका क्या है, थर्ड, इसका आंसर थर्ड है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। बट आप क्या देखोगे कि बाकी ऑप्शंस भी है ना, वो भी यहीं से है, क्योंकि वाई जीन परमीएस के लिए करती है, वो ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रांसएसिटाइलेज के लिए ए जीन करती है, वो ऑप्शन दिया हुआ है। और रिप्रेसर ये रहा जो आपका रिप्रेसर, आई जीन जिसके लिए करती है, रिप्रेसर ऑफ ब्लैक ओपरन। आंसर थर्ड है विच इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। लेकिन बाकी के भी जो ऑप्शन है वो एनसीईआरटी से। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा जो एनसीईआरटी से नहीं है। पूरा नीट, इस बार नीट का पेपर सच में इतना इजी आया था, बायो वाला एटलीस्ट, कि पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी से ही आया है। और इसीलिए मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कि कहाँ कहाँ से। चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर 12 सॉरी क्लास 12 का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है।
उसमें से क्वेश्चन आया। अब पता है क्या होता है, हम लोग जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ लेंगे एनसीईआरटी खोलेंगे, जो डार्क नहीं होता है, हाँ हाईलाइट, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लेंगे। आप अगर भी बुक खोलोगे ना 12 ये जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 12th में, आपको बायो फोर्टिफिकेशन, बायो रेमिडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन सब यहाँ मिलेगा, बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब उन्हें ऐसा लगेगा अरे बायो प्रोस्पेक्टिंग तो हमारी बुक में है ही नहीं, आपकी एनसीईआरटी में है। अंडर द टॉपिक वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये देखो एग्जैक्ट लाइन उन्होंने क्या लिखा है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यहाँ पे देखो, विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू द बायो प्रोस्पेक्टिंग, वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट सेम लाइन, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसीलिए जब हम भी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इतना सारा लिखवा रही हूँ, आई अंडरस्टैंड। तुम लोग को लगता होगा क्यों लिखवा रही है, सब बुक में है, एनसीईआरटी में है, बट एनसीईआरटी में सब होता है, बच्चे पढ़ते कहाँ है, आया है ना बायो प्रोस्पेक्ट, और किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स में ये लिखा हुआ है बायो प्रोस्पेक्टिंग, मिला आपको एनसीईआरटी में है ना ये। और आप ये बाकी भी देखोगे ये है, उसी चैप्टर में है ये सारे वर्ड्स, जैसे बाहर से नहीं आया। जब 11th पे आएंगे तो आप लोगों को खोलना है बुक में, मैं बोलूंगी कि हाँ खोलना है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। आप लोग को समझ आ रहा है हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है आपका, जैसे कि क्लास 12th, ये बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर से आया है, आप चाहो तो खोल सकते हो, है ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी मैंने लगाया नहीं है, बट ये आपके बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो चैप्टर है उसमें है कि ये क्या है, ये है बीटी कॉटन थर्मोस्टेबल। एग्जैक्ट देखो ये लाइन लिखी है ना, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, इसका आंसर क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। सो इट इज दिस, बी का थर्ड वैसे भी एक में है तो 1 आंसर है, ए का इसमें 2 है। टीआई प्लाज्मिड अगेन लिखा है, देखो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किसमें होता है, एग्रोबैक्टीरियम में, ठीक है। पीबीआर 322 ये रहा, ई कोलाई में होता है, सो इसका आंसर है पीबीआर का 13। फर्स्ट ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, खोल लीजिए भाई जिसके पास क्लास 12th की बुक है, इकोसिस्टम, एटलीस्ट वो कर रही है तो आप देख लो भाई, ठीक है, करो, क्योंकि आपको लर्न थोड़ी ना करने हैं आंसर। किसी को कोई आज तक याद कर पाया है क्या, आंसर कभी याद नहीं होते आपको, तो हम तो ये सीख रहे हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन आए थे और हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। जब 11th का होगा तो आप लोग आगे से पढ़ना, खोलना। चलो देखो इसमें डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, ये प्रोडक्टिविटी वाला टॉपिक है, मतलब बायो बॉटनी में तो आप देखोगे लाइन भी चेंज नहीं है। ये देखो, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ये लिखा है प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, मतलब ए का तो थर्ड है, इधर 1 और 4 में से है। उसके बाद क्या है आपका कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है इकोसिस्टम में, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा है ये रहा। सी का 4 कहाँ है, ए का 3 एंड सी का 4, मतलब 1 ही होना चाहिए आंसर, बट लेट्स चेक, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या लिखा है निष्ठा जी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, तो एग्जैक्टली ये रहा। और देखो एनपीपी, जीपीपी -R, तो आपका आंसर इसमें क्या है, यही है ना, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है एंड डी का 2, 1 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका क्लास 12 के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन लाइफ की अर्थ पर देयर हैव बीन 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, आइस एज की वजह से, है ना, हुए हैं 5। वो कह रहे हैं जो 6th एक्सटिंक्शन होना है, प्रोग्रेस में है, वो कैसे अलग है प्रीवियस एपिसोड। अगेन अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाँ बच्चा इसमें तुक्का लगा सकता है, बट हम लोग यहाँ पे इस चीज़ के लिए डिस्कस करें कि तुक्का नहीं लगाना, आपको पढ़ना है। ये 6th एक्सटेंशन तक भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे तो हमें पता है कि ये जल्दी होगा, ह्यूमन की वजह से होगा, हमारे जो कर्म कांड हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से एक्सटिंक्शन जल्दी होगा। 2 पॉइंट्स में लिखा है, ये तो गलत है। प्रेजेंट नेट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट 0 है, वो तो है ही नहीं। आपको फोन पे बात करनी है, चले जाओ बाहर, इट्स फाइन। करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट लोअर है, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट कम है प्रीवियस वाले से, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसमें लिखा है करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट नियरली 10 टाइम्स है
प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट 100 to 1000 टाइम्स। इसमें आप कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे हमें याद रखना, ये देखो आपके एनसीईआरटी में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है उसमें यहाँ लिखा हुआ है ना, 6th एक्सटेंशन डिफरेंस कितना है 100 to 1000 टाइम्स। सो आंसर आपका क्या हुआ, थर्ड। अगर वैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखो ये मिलेगा भी नहीं कहीं, जनरली हाईलाइट अपने हाईलाइट नहीं किया हुआ होता ना, सो वो मिलेगा भी नहीं क्योंकि इतना सारा लिखा हुआ है, हमें देख राइट हम देखते ही नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं अब हम लोग, ये अगर आप क्लास 11 के बच्चे खोलेंगे, ये वाला क्लास 11 जो आपका बायोमोलिक्यूल्स का, खोलो एक बार क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है, हमें पता है प्रोटीन्स के 4 फॉर्म्स होते हैं स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। बच्चे क्या है ना याद कर लेंगे, अरे क्वाटनरी का एग्जाम्पल तो हीमोग्लोबिन होता है, सबको याद होगा, हाँ क्वाटनरी का एग्जाम्पल तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे याद करके रखते हैं। बट आपको क्या, और प्राइमरी भी हमें याद है कि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। आपको जो याद रखना होता है कि सेकेंडरी के 2 फॉर्म्स होती है, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा। ये आपका एनसीईआरटी में है या नहीं है? ये रहा ये डायग्राम अल्फा हेलिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अल्फा हेलिक्स कौन से वाले में होता है, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी या क्वाटनरी? वन आंसर है कि किसमें होता है, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। मिला आपको? नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं अब, ये सारे इवन मैं आपको भेज दूंगी, ये ले लेना मुझसे, आपको मिलेगा ये बहुत इजीली। अगेन ये भी 11th वाले बच्चों के लिए चैप्टर खोलेंगे आप लोग, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक है, समरी के ऊपर है ये वाला टॉपिक। आप इसमें ये भी डायरेक्ट कि मेन फंक्शन जो है बॉलीफॉर्म सेल्स जो है ग्रासेस में उनका क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है कि ग्रास में जो सेल्स होते हैं उन्हें बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। इनका काम क्या है, कई लिखे हैं कि जब व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ट्स ड्यू टू एंड टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, कि वाटर लॉस को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। सीधा सीधा कौन सा आंसर हुआ, ए 1 2 3 4 में से, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, डायरेक्ट। अभी तक कोई भी 9th क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा आया जो एनसीईआरटी की बुक में ही नहीं है, एक भी नहीं है। और आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगी, आप लोग को ऐसा लगेगा कि हमें ये भी पढ़ना होता है, इसलिए आज रुको, मैं तुम लोग को पता लगेगा कि ये भी हमें पढ़ना होता है, ये तो हम देखते भी नहीं है। एक क्वेश्चन वो आया है, ये है क्लास 12 का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी जो आपका चैप्टर है, कि पीसीआर जो है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। पीसीआर के स्टेप्स कौन से होते हैं, ये रहा, डीनेचुरेशन सबसे पहले, फिर एनेलिंग, फिर एक्सटेंशन। डायरेक्ट लिख दो भाई, कहाँ है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, फोर्थ, खत्म। कितना डायरेक्ट आया है। अब एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, जो भी नीट दे रहा है या इवन आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको इसमें 30 सेकेंड से तो लग रहे हैं सॉल्व करने में, आपके अभी 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, तो आप बायो को स्कोर भी कर सकते हो। और बायो में आप क्या करोगे, आपका टाइम भी सेव हो जाता है, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन सिर्फ उस केस में होता है जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से की हो। इंडिया में कुछ और हो ना हो, लेकिन जितने भी 12th तक के ये जो एंट्रेंस एग्जाम, आप कोई भी एंट्रेंस हो, सीयूटी भी दे रहे हो, टीजीटी वाले, या जो भी, आप सीयूटी भी तो देंगे ना बच्चे, नीट नहीं तो नीट के साथ सीयूटी भी देंगे, तो आप उसमें करोगे ना, तो वो भी बायोलॉजी की आपकी एनसीईआरटी से ही आएगा, 11th 12th की जो भी सिलेबस है। तो एनसीईआरटी अच्छे से करनी चाहिए। और इस बार तो पता नहीं क्या हो गया था नीट वालों को यार, एनटीए को सारा ही पेपर एनसीईआरटी से आया है, आई डोंट नो व्हाई, बट पूरा लिटरली पूरा। बट ना एक चीज मैं देखूंगी कि आपको मैंने बताया था ना कि 10 years PYQ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने अभी 2-3 चैप्टर्स के देखे हैं, ठीक है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के रिकॉर्ड किए हैं, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे तो नहीं मिला लास्ट 10 years के कि जो एनसीईआरटी के बाहर से आ रहा हूँ। अभी तक सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। एनसीईआरटी जो आपकी होनी चाहिए ना, जो भी एग्जाम दे रहा है, सिर्फ रंगी हुई होनी चाहिए, एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। चलो ये आपका खोल लिया आप लोगों ने, 11th वालों ने, सेल साइकिल का है। सेल साइकिल में आपको, अगर पीछे वालों को पता है, आगे वालों को भी बता दो नहीं तो, कि ये सेल साइकिल में क्या होता है, आपके ऐसे फेजेस होते हैं, G1, S, G2, M फेज। यहाँ पे हल्का सा G नोट यहाँ पे लिखा होता है, वो नहीं हम डिस्कस। बट आप एक देखो, पता नहीं इस बार क्या हुआ, एक एग्जैक्टली जो वर्ड है वो भी आया, जैसे कि एक्चुअल सेल डिविजन अकर्स, ये एम फेज में हमें याद है, ये देखो एम फेज एक्चुअल सेल डिवीजन, मतलब इन्होंने वर्ड भी आगे पीछे नहीं किया है इसमें। तो डी का तो आपका 1 है आंसर, ऑफकोर्स 4th होना चाहिए, बट देख लेते हैं।
उसके बाद जीवन में क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, क्या यही लिखा है जीवन का? एग्जैक्ट, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, लाइन टू लाइन। नेक्स्ट है आपका एस फेज, इधर देखिए एक बार आप लोग, हाँ एक बार एस फेज देखिए। एस फेज में क्या है आपके, ये रहा सिंथेसिस फेज, कि मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज, नाम से भी पता लग रहा है, और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, यही लिखा है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, वो भी लिखा है। तो एस इज 3। G2 आपका कहाँ लिखा है, ये रहा ना, G2 में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे भी लिखे हैं, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। तो हमारा 4th ही बन रहा है, C का 4 है ना, हाँ C का 4, D का 1, B का 3, A का 2, तो 4th इज द आंसर, एग्जैक्ट सेम लाइन आई। मुझे लग रहा है इस बार कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई जाएगी, बट जिसने भी बायो का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा उसका बहुत अच्छा पेपर गया होगा, जिसने भी किया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है 12th क्लास का, खोलिए बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन वाला। अगर आपको ये कहीं से भी लग रहा हो ना पेपर पढ़ते हुए, नीट के पेपर में या वैसे भी, कि पता नहीं ये हो सकता है इंटरनेट या एक्स्ट्रा बुक से आया, एक्स्ट्रा नोट से आया, कतई नहीं आया। देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं आपको करेक्ट बताना है इनमें से, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट किया गया और कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस, कि भाई उसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट किया, क्लियर किया, क्या उगाने के लिए वहाँ पे, सोयाबीन। ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी है भाई, ये भी, ये देखो ये लाइन भी लिखी है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट किया गया मिलियन एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स। तो ये वाली लाइन तो आपकी करेक्ट है, मतलब ए तो आंसर में होना ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट, स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि हमने बहुत ज्यादा उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन करी है ह्यूमंस ने। ये देखो स्टेलर सी काउ पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन, एक्सटिंक्ट हो गए। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका, हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिक्लिड फिश इन द लेक। ये रॉन्ग है क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक से आया पूरा का पूरा, खोलोगे अगर, कि नाइल पर्च को जब इंट्रोड्यूस किया ना उसकी वजह से इस फिश की 200 से भी ज्यादा स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। देखा है ना, एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक, ठीक है। सो ये वाली स्टेटमेंट थर्ड वाली गलत है। वाटर हाइसिंथ क्या ये इन्वेजिव स्पीशीज है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी ऐसा नहीं है कि बाहर से आए, देखो इन्वेजिव वीट स्पीशीज, वाटर हाइसिंथ, फोर्थ इज करेक्ट। फिफ्थ कि एक स्पीशीज जब एक्सटिंक्ट होती है तो जो उस पर डिपेंड करती है स्पीशीज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रॉन्ग है क्योंकि एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो रही है और जो उस पर डिपेंड करती है वो उस पर फर्क पड़ता है। और ये भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, when a species becomes extinct the plant and animal species associated with this in obligatory way, वो भी extinct होती है। obligation हमने पढ़ा था क्लास में, obligatory parasite, ये आपके जब हम पंजाई पढ़ेंगे तब मैंने डिस्कस भी किया हो कि obligate parasite वो होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है, वो है ना, अब बिना अपने होस्ट के। तो ये ऐसे ऑब्लिगेटरी वर्ड ही याद रखो भाई, ऐसे कोई नहीं पढ़ता, बट देखो एग्जैक्ट लाइन लिखी है नहीं लिखी है, बस इसमें ऑपोजिट ऑफकोर्स अफेक्ट नहीं होती है। तो ये फिफ्थ ही रॉन्ग है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, ए बी डी, दैट इज सेकेंड, ये आपका आंसर है ना। नेक्स्ट पर आते हैं अब हम लोगों ने, हाँ ये खोलेंगे आप लोग चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th का है। इतने सारे वर्ड्स जो लिखे हैं ना यहाँ पे, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का है। पता नहीं क्या हुआ बॉटनी वाले जो फर्स्ट सेक्शन में सब कुछ एनसीईआरटी से क्यों आ रहा था, इन्होंने तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। तुम्हें दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ऑफ कोर्स प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये देखो ये भी लिखा है द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, इज सेड टू बी, ये तक आपका एनसीईआरटी से आया है। ऑफ कोर्स ये भी लाइन
बी पॉइंट भी करेक्ट है। सी पॉइंट क्या है, द प्रोमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये रहा, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड भी, सी भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, डी प्रमोटर बताता है, डिफाइन करता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ये देखो इट डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, डी भी करेक्ट है। ई टर्मिनेटर जो होता है 3' एंड पे होता है कोडिंग स्ट्रैंड के, ये भी देखो एग्जैक्ट लाइन, टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पूरा का पूरा। अच्छा ये भी याद रखना, पेपर में ऐसा कभी नहीं होता कि सारे ही आंसर्स करेक्ट कभी नहीं हो सकते, इसमें है ना हमारे सारे करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, ए बी सी डी एन ई। तो ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चे तुक्का मारते हैं कि सारे तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकते, ये तो गलत होगा ही, ये और लगाते हैं टेक्निक्स, या फिर नो तो कभी किसी का आंसर, नन तो किसी का आंसर होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ऐसे गेस वर्क नहीं करना है कभी भी एग्जाम में, कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो गेस, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नो गेस वर्क। ये क्लियर है, समझ आ रहा है कि देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ना क्वेश्चन एनसीईआरटी से। आप लोग तो 11th वाले हो, 11th वालों को अब क्योंकि ना बच्चों को मैंने जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनको रहता है 12th वालों को 11th नहीं पढ़ी मैम हमने, 12th तो बहुत अच्छे से पढ़ी, या जो नीट की तैयारी करें, हाँ 12th तो हमें आती है, 11th नहीं आती, बच्चे नहीं पढ़ते हैं 11th एक्चुअली में, पीछे वालों से पूछ लो, नहीं पढ़ते ना 11th कभी भी, इसीलिए आपको, इसीलिए मैंने आज यहाँ बिठाया है कि आपको ये पता लगे 11, ये देखो सीरीज चालू हो गई कि 11th पढ़नी कैसे है, कि 11th में आपको कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे आपको भी हैरान हो जाओगे कि ये क्वेश्चन आया है, लेकिन आया एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट पर आए अब हम लोग, ये हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो भाई बच्चे बताएंगे 11th वाले, ये तो डायरेक्ट आया है, कितना ईजी आया है, लिविंग वर्ल्ड 11th का। क्या है क्वेश्चन कि यूनिवर्सल रूल्स जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का, ये भी कोई क्वेश्चन आया है बताओ। इधर देखो बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन में होते हैं, ऑफ कोर्स ये लिखा लैटिन में होते हैं, ये मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मैंने कहा तुम लोग बताओगे आंसर। अच्छा बोथ द वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम में हैंड रिटन होंगे तो सेपरेटली लिखेंगे अंडरलाइन या इटैलिक्स, ऑफ कोर्स एग्जैक्ट, मतलब इनको ये भी नहीं लगा कि हम थोड़ा लैंग्वेज ही चेंज, देख रहे हो बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, ये बॉटनी में हुआ है, जूलॉजी में नहीं हुआ, जूलॉजी में लैंग्वेज चेंज। स्पेसिफिक एपिथेट बायोलॉजिकल नेम में स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, ऑफ कोर्स स्पीशीज जो होती है ये लिखा। The first word in the biological name represent the specific epithet? No, the first word denote the genus. तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, कितना इजी आया, और ये ने तुम्हें कॉपी में लिखवाया भी था और तुमको लग रहा है क्यों लिखा रही है, मुझे पता है बच्चों को ऐसा लगता है क्यों लिख रहे हैं हम लोग इतना सारा, तुम्हें भी लगता होगा, आई अंडरस्टैंड, अरे जाओ जाओ, इतना शरीफ कोई बच्चा नहीं है कि हम क्यों लिखना, लिखना ही क्यों है, बुक में है ना सब कुछ, लिखना जरूरी होता है, और इसीलिए बिठाया भी है मैंने कि देखो तुम लोग। हाँ नेक्स्ट पे आते हैं, ये खोल लो भाई चैप्टर 12, सॉरी क्लास 12 इकोसिस्टम चैप्टर खोलोगे तो देखो भाई फटाफट से बता दो। पहले तो हम डीकम्पोजिशन पे आते हैं, डीकम्पोजिशन क्या होता है, अगेन देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को हम इनऑर्गेनिक में तोड़ रहे हैं, तो कौन सा आंसर हुआ इसमें, ठीक है वेरी गुड शांतनु, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेम लैंग्वेज है देखो, बस ब्रेक का यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो गया है ना, देखो यहाँ ब्रेक था, बस इतना ही चेंज किया। नेक्स्ट डेट्राइटस, डेट्राइटस क्या है भाई, यहाँ पे डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये रहा, बी का 4 है, बी का 4 किस में है, एक ही में है, तो आंसर तो 2 ही होना चाहिए, देख लेते हैं। मिनरलाइजेशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोसेस, कहाँ है, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक, ओके। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, इवन आप कहोगे कि कोलॉइडल नहीं लिखा, कोलॉइडल 2 लाइन बाद लिखा है, कोलॉइडल ने कोलॉइडल वर्ड भी आया है, तो आपका आंसर है ए का 4 नहीं, ए का 3 है सेकंड, बी का 4 है, सी का आपका 2 है, डी का 1 है, और ये पूरा एनसीईआरटी से अगेन आया है, एक एक ईच एंड एवरी वर्ड। तुम लोग एनसीईआरटी अच्छे से करो, सब के सब तुम्हें दिख रहा है, समझ आ रहा है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, हमें टॉपिक तो हमें तो सब आता है,
जब मैं बोल रही हूँ कि बाइफ्लेजेलेट, आपको स्पोर्ट्स के नाम याद रखने हैं, फंगस फंजाई के ये सारे तो रखने हैं, कौन सा हर एक एग्जाम्पल याद रखना है। हमने वो देखा ना अभी जिम्नोस्पर्म वाले में कि आपको कहाँ कहाँ से आया, एग्जाम्पल सब याद रखना है। एनसीईआरटी तो पढ़ो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा बुक्स, पता नहीं फलाना ढिंगाना जो भी आपको करना है वो करो, पहले एनसीईआरटी खोलो। 11th वाले बच्चे खोलेंगे क्लास 11 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है ना भाई, न्यूक्लियस खोलो आप अपना टॉपिक, न्यूक्लियस। कोई बच्चा है, सब लोग न्यूक्लियोप्लाज्म याद रख लेंगे, ये वर्ड कोई नहीं पड़ेगा। वैसे तो ये एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, जो बच्चे तुक्के लगाते हैं कि हाँ जो नहीं है आंसर कि हमें पता है। क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्रोमोसोम हमें पता है, सेंट्रोसोम, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, कौन बताएगा? जो थ्रेड लाइक फाइबर जो हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो, ये आपका वर्ड मिला आप लोगों को, न्यूक्लियस मिला। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्या है वो साइट? न्यूक्लियोलस। The content of nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. दिखा आप लोगों को, ये अपनी बुक में मिला, कहाँ है? छुप के बैठा हुआ है। न्यूक्लियोप्लाज्म को अंडरलाइन नहीं करना है, उसके नीचे वाले को करो ना, फिर ढूंढो न्यूक्लियोलस कहाँ लिखा है। थर्ड, तो आपका आंसर इसका क्या है? 3। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई एक बार। अच्छा, इस बार तो मैं हैरान हो गई। एक तो पहले तो देखो, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्लास 11 के बच्चे खोलेंगे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये 2 तरीके से है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का, या तो आपको फॉर्मूला पता हो, वेरी इजी, कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इवॉल्व हुई है और कितनी कंज्यूम हुई है ऑक्सीजन। तो कितनी इवॉल्व हुई है? 102 अपॉन में 145। ऑफकोर्स यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम लोगों को क्या करना है, ये ऑफकोर्स 1 से कम होगा, यही है भाई। लेस देन तो ये वाला और ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, इन दोनों में से होगा। फिर आप डिवाइड करके देखोगे, टाइम लगेगा। एनसीईआरटी वालों ने इस बार, आप ये देखो इक्वेशन क्या है वो, C51H98C6। नेक्स्ट पेज पे आप पलटोगे, सेम इक्वेशन, C51H98O6, 145O2, 102 कार्बन डाइऑक्साइड, 98 वाटर एंड एनर्जी। इसका इन्होंने निकाल के भी दिया हुआ है कि RQ कितना होता है, एंड आंसर विल बी 1। एकदम इक्वेशन भी इन्होंने ऐसे बदली नहीं है कि बच्चों को चलो थोड़ी सी मेहनत ही कर दें, इनका टाइम इतना इजी आया है पेपर इस बार। पढ़ना है, बॉक्स में जो लिखा है वो भी पढ़ना है, आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। याद है हमने वो भाई, हम लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चंस की, कहीं से भी आ जाता है। कितना मतलब इससे इजी पेपर बायो का कभी मुझे नहीं लगता बना होगा, बट लास्ट ईयर का भी ऐसा ही आया था, एनसीईआरटी में से ही आया था। अगेन तुम पढ़ोगे तो होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। शालवी का फेस देख रही कि वो रिएक्शन देख के कि कितना ज्यादा शॉक हो गई। चलो भाई, ये क्लास 12 के बच्चे खोलेंगे चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अच्छा, मैंने ना एक लिखा नहीं है को डोमिनेंस वाला। को डोमिनेंस जिसको नहीं पता, ये मेंडल 10th में तो मेंडल्स लॉ पढ़ा है, आप लोगों को तो मैंने पढ़ाया ही है ना 12th का। तो को डोमिनेंस क्या होता है? बेसिकली एक डोमिनेंट होता है, मेंडल ने बोला एक क्या होती है, रिसेसिव। डोमिनेंट वो होता है जिसकी चल जाती है, रिसेसिव वो होता है जिसकी नहीं भाई, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा था, जबकि स्मॉल टी सिर्फ होमोजाइगस में कर रहा है, ये हमने पढ़ा है। तो स्मॉल टी रिसेसिव है। को डोमिनेंस क्या होता है? एक घर में मैंने बात कर ली, चलो हम बात करते हैं अभिनव के घर में मम्मी पापा हैं, मम्मी की चलती है, मम्मी डोमिनेंट है, मम्मी पापा साथ में होंगे तब भी मम्मी की चलेगी, पापा की चल जाती है कभी कभी, पापा जब अकेले होते हैं। अभिनव के ताया जी और ताऊ जी हैं, उसमें किसकी चलती है? ताई जी की चलती है, मस्त ताई जी की चलती है, ताऊ जी चुपचाप दुबक के बैठे रहते हैं, ठीक है। अब एक घर में फंक्शन है, मम्मी जी और ताई जी दोनों एक ही घर में, दोनों ही अपने घर में डोमिनेंट है, तो अब घर में किसकी चलेगी? महा डोमिनेंट ऐसा करके कुछ नहीं होता, क्या होता है, दोनों की चलती है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं फिर? को डोमिनेंट। जो कि हमारे ब्लड ग्रुप में भी होता है ना, कि हमारे पास कौन कौन सी होती है? IA
आई बी एंड स्मॉल आई। ए और बी डोमिनेंट होती है, आई स्मॉल आई जो है ये रिसेसिव होती है। तो अगर आई ए और स्मॉल आई है ए ब्लड ग्रुप, आई बी और स्मॉल आई है बी ब्लड ग्रुप, स्मॉल आई है तो ओ ब्लड ग्रुप, आई ए और आई बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या हुआ? ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी आपकी बुक में था, हाँ वैसे वो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने पेस्ट नहीं किया, इसलिए मैंने समझा दिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस डायरेक्ट लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन एंटीरिनियम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता है। तो ऑफ कोर्स कहाँ गया, हाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस होता है? जिसमें एक कैरेक्टर, यस मल्टीपल जीन्स जो होती है एक ट्रेट या एक कैरेक्टर के लिए कोड करती है या इन्वॉल्व होती है। जैसे कि ह्यूमन स्किन, ह्यूमन हाइट जो है देखा है एकदम वेराइटी है। मेंडल ने तो बोला था कैपिटल टी, तो एक इतना हाई था, ठीक है मान लो कैपिटल टी, स्मॉल टी इतना छोटा सा था। ह्यूमंस में थोड़ी ना है, हमारे पास तो पूरी वैरायटी होती है, सो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसे ही हमारे पास स्किन का भी पूरा शेड कार्ड होता है, इसी रूम में ही है शेड कार्ड पूरा, so that is also human skin is an example of polygenic inheritance। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स, ये भी अच्छा पॉलीजेनिक ये भी बुक में है भाई, मैं ऐसे समझाने लग गई। ह्यूमन स्किन कलर एग्जाम्पल फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपी फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये एक जो जीन है वो मल्टीपल कैरेक्टर या मल्टीपल उसके लिए होता है। सो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है? आंसर क्या हुआ फिर देखना जरा, तो ए का सेकंड किस में है, ये रहा है ना, बी का 4, C3 एंड D1 आपका फर्स्ट आंसर। समझ आ रहा है, दिख रहा है कि कहाँ अभी, मतलब आई एम एक्चुअली चैलेंजिंग यू, आप सभी को बोल रही हूँ कि मुझे एक क्वेश्चन भी ढूंढो। एक है हल्का सा कि जो एनसीईआरटी से नहीं आया, एक है बस एक्चुअली में जो मैं बताऊंगी थोड़ा सा कि वो भी हाँ हल्का सा कि 2 चैप्टर से खोलेंगे। क्लास 12 के बच्चे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये रहा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक। इसमें स्टेप्स, सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ए वाला मतलब फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम डाइजेस्ट करते हैं, वो फर्स्ट में ही आ गया। सेकेंड आपका क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए, थर्ड ये वाला सी। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब, फोर्थ। एंड ये आपका क्या हो गया फिर फिफ्थ। तो आंसर आपका क्या बना? ABCBD आपका आंसर बना 3। डायरेक्ट आया ये फिर से एनसीईआरटी से कि सिर्फ स्टेप्स आए हैं। देखो भाई खोलेंगे ये भाई अगेन क्लास 12 का चैप्टर 5 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये वैसे भी याद होना चाहिए, मैं किसी एक बच्चे को ही करा रही थी जब नीट का पढ़ा रही थी ना, उससे मैंने यही पूछा था क्वेश्चन एग्जाम से पहले। अच्छा आपको ये याद, वैसे भी जनरली डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट आयंस की वजह से। अब आते हैं, इसकी भी एक एक लाइन यहाँ पे बुक में है, एक एक लाइन। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। ये देखो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, ये लाइन करेक्ट। नेक्स्ट, हिस्टोन्स क्या नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं? नहीं, ये देखो देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली। सो ये पॉइंट तो गलत हो गया। हिस्टोन्स लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होते हैं, यस ये देखिए हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज, एग्जैक्ट वर्ड, तो ये करेक्ट है। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए हमें वैसे तो पता ही है कि पॉजिटिवली नहीं होता, नेगेटिवली होता है, बट फिर भी पढ़ते हैं अराउंड द हिस्टोन, रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब ये देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी है, बट यहाँ पे ये लिखा है द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो ये वाली लाइन क्या हो गई आपकी? रॉन्ग, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज डीएनए नहीं होता, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन होता है। नेक्स्ट, द पैकेजिंग ऑफ अ क्रोमैटिन, ये देखो सेम लाइन, the packaging of chromatin at higher level requires additional set of protein that collectively are referred to as non-histone chromosomal protein, that means E is correct। कौन कौन सा करेक्ट है आपका? A, C and E, वन ही आंसर हुआ आप लोगों का, एक एक लाइन आपको वहीं से मिली। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको उठा के ऊपर
11th क्लास के बच्चे खोलेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, अपनी 11th क्लास की बुक खोलो आप लोग, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अगेन ये पूरा जो है एनसीईआरटी, अब मैं वही बता रही हूँ, बॉटनी पूरी एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड आई है, जूलॉजी भी एनसीईआरटी से आई है, बट उन्होंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज की। The water splitting complex is associated with PS1? No, it is associated with PS2. ये लिखा, the water splitting complex is associated with PS2। मिला आप लोगों को? टॉपिक खोलो, देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टॉपिक खोलोगे आप लोग, 11.6.1 लिखा तो है, मिल गया, खोलो खोलो, है ना, मिली लाइन 11.6.1। नेक्स्ट, C4 plant use the C3 pathway of carbon dioxide fixation as the main biosynthetic pathway। हम लोगों ने पढ़ा है ना C3 C4, कुछ याद है? C3 C4, ये देखो ये लिखा कि C4 प्लांट भले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, बट दे भी क्या यूज करते हैं, वो भी C3 पाथवे ही यूज करते हैं एज द मेन बायोसिंथेटिक। पूरी लाइन लिखी है, सो बी पॉइंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं क्या? देखो भाई कहाँ लिखा है, ये रहा, यस ये C4 में ही लिखा है, C4 पाथवे में, कि C4 प्लांट्स लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, वो नहीं होती है, मतलब ये भी करेक्ट है। C3 प्लांट्स में क्रैंस एनाटमी होती है, ये गलत है, क्योंकि ये क्रैंस एनाटमी कहाँ होती है, C4 प्लांट्स में, ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग है। एटीपी सिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट में केमियोस्मोसिस से होती है, यस क्लोरोप्लास्ट में, ये देखो यहाँ लिखा है इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस, तो ये पूरा यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि यस केमियोस्मोसिस से ही होती है, सो ई इज करेक्ट। तो आंसर आपका क्या होगा, ए और डी इनकरेक्ट है, सो आपका आंसर हुआ फोर्थ। नेक्स्ट पर आते हैं अब हम लोग, हाँ भाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 12th वाले खोल लीजिए। अच्छा अभी एक क्वेश्चन देखो, ये वाला ना पैराग्राफ किसी बच्चे ने ना सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से आ सकता है। खोलो एक बार आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक का जो सेकंड चैप्टर है, जल्दी से खोलो, आगे 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 और आगे करो 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 करो, और आगे और आगे और आगे, एवोल्यूशन के भी बाद है वो, ये माइक्रोब्स, हाँ, और ये वाला चैप्टर अब आगे करो, मतलब हाँ इस तरफ नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये तो आगे करो फिर, और हाँ करो करो करो, और से पढ़ाओ बायोटेक्नोलॉजी, मैं खोल के दूँ, ये आगे करो, और ये तो इससे भी आगे है बेटा, नहीं ये नहीं है, ये आगे है, और करो और करो, ये देखो अब आया है ना, इसका भी सेकंड चैप्टर है, हाँ इसका भी सेकंड चैप्टर है, ये आपकी बुक है ना, करो और आगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और आगे करो, नेक्स्ट चैप्टर बेटा, हाँ ये वाले इसी में है ना, इसी में सिर्फ इतना सा ही टॉपिक है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है साइंटिस्ट ने सिंगल सेल को आइसोलेट किया प्लांट से, डाइजेस्ट किया उनकी सेल वॉल, बट हमने ये पढ़ा है नेकेड प्रोटोप्लास्ट किया, ठीक है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को ये सब किया। यहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया है कि स्टेप्स बताने हैं। अब इधर देखेंगे आप लोग, सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, आइसोलेट किया सिंगल सेल्स को, तो ये लिख सकते हैं आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है, देखो डाइजेस्ट देयर सेल वॉल, कहाँ है, उसके बाद क्या किया, आइसोलेट किया नेकेड प्रोटोप्लास्ट को, आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट, उसके बाद उस ये ना आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वहां पे क्या लिखा है, ये रहा कि डिफरेंट वेराइटीज, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट जो है डिफरेंट वेराइटीज के, उनको उन्होंने फ्यूज किया हाइब्रिड के लिए, हाँ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। एंड लास्ट, ऐसा नहीं है कि उनको ग्रो किया तो ये लाइन नहीं लिखी है, ये भी लिखी है, विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। आंसर क्या बनता है अब आपका, बताओ भाई देखकर, डी पहले, डी ए डी सी ई फर्स्ट। इस पैराग्राफ से कोई सोच सकता है ऐसे आ जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप, बट आया तो एनसीईआरटी से ही है ना, ये आपको देखना है कि आया एनसीईआरटी से, ये बाहर से मोटी मोटी बुक करने का कोई ऐसा कुछ फायदा, करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मत पढ़ो, बट पहले अपनी एनसीईआरटी बेस्ट कर लो।
क्लास 11th के बच्चे खोलेंगे एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये था डायरेक्ट आया है, ये तो बच्चों को याद होता ही है क्योंकि सब जहाँ पे डार्क डार्क हो ना वो वाला आया है। देख लो भैया, देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मल सेल्स मटेरियल सबरिन कहाँ है, ये रहा, बी का तो 4th है, 2 में है, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू पे आ जाओ, कंजक्टिव टिश्यू उसी के नीचे है, पैरेंकाइमेटस सेल जहाँ जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं, मतलब टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, ये रहा, ठीक है। ए का 3 किस में है और बी 4 2 में है, ओके। सब्सिडरी सेल्स vicinity of guard cell become specialized in their shape and size, subsidiary cells, ये देखो ऑनलाइन देख लियो, कोई नहीं डालूंगी और ये लाइन भी डालूंगी फिर। क्या टीचर तो मैं अच्छी हूँ मुझे लगता है, नहीं कार्तिक टीचर तो मैं अच्छी हूँ, कौन बताएगा ऐसे ढूंढ ढूंढ के, हे भगवान। चलो वापस आते, सब्सिडरी सेल्स हमने देख लिया कि ये रहा, देखो ठीक है। तो स्टार्च शीट ऑफ कोर्स नॉर्मली एंडोडर्मल सेल रिच इन स्टार्च, लेकिन ये भी लिखा है सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च। आंसर क्या हुआ आपका, D2 A3 B4 C1 D2, आपका आंसर हुआ 3rd। नेक्स्ट पर अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 11th का है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ एलोंगेशन। ये ना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, अगेन ये आपकी बुक का ही है, देखो यहाँ पे लिखा है फेज ऑफ एलोंगेशन में क्या क्या होता है, इंक्रीज वैक्यूलेशन तो ये तो होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है, इसमें ये नहीं, क्या नहीं होता है, लार्ज कॉन्स्पिकस न्यूक्लियराई, तो आंसर आपका क्या हुआ 4th, ठीक है। नेक्स्ट पर अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि कौन सा क्या करता है, एबीए वैसे भी बच्चों को याद रहता है कि एबीए का आंसर तो कि एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमेटल क्लोजर, ये रहा पूरी एग्जैक्ट लाइन, एबीए स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट 2,4-D, ये देखो 2,4-D क्या है, एक हर्बिसाइड, ए का 3 है, ए का 3 एक ही में है तो आंसर आपका 1 ही है। GA3 ये भी लिखा हुआ है, GA3 ऐसा नहीं है कि GA3 नहीं लिखा है, ये देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा, GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, तो GA3 आपका 1। काइनेटिन, अगेन काइनेटिन भी मेंशन है, ये रहा काइनेटिन जो है क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना काइनेटिन को कि क्या है ये, दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो आपका A3 B1 C4 एंड D2 पूरा का पूरा अगेन एनसीईआरटी की बुक्स, एक ही, इन्होंने तो ये भी नहीं किया कि 2 अलग अलग चैप्टर से कुछ दे दो, 1-2 क्वेश्चन है जो अलग अलग 2 चैप्टर से आए हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सेम चैप्टर और सेम टॉपिक से ही आए हैं, आएंगे भी खैर सेम से ही, बट अगेन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में कौन सा एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन इन केल्विन साइकिल यूज होता है, केल्विन साइकिल कार्बोक्सिलेशन एंजाइम रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, डायरेक्ट आंसर है, कितना इजी, ये आपका क्या है 3rd आंसर है इसका। नेक्स्ट पर आएंगे हम लोग, अब ये देखो ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का ही है, क्लास 11th का ही है कि कितनी ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स जो है रिक्वायर होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए, अगेन डायरेक्ट 18 ATP एंड 12 NADPH, बिल्कुल डायरेक्ट कि एक ग्लूकोज, यहाँ पे लिखा है ना एक ग्लूकोज के लिए कि 18 ATP यूज होते हैं, 12 NADPH होते हैं, ये रहा हमारा आंसर, हमारा क्या है इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन फ्लोरल फॉर्मूला बताना है, सोलेनेसी फैमिली, ये रहा सोलेनेसी फैमिली, क्लास 11th का है, चैप्टर 5 का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला, बी आंसर है, डायरेक्ट, कितना ही डायरेक्ट है, और क्या ही इससे इजी कोई पेपर क्या ही दे देगा, है ही कितने, ये भी नहीं पूछा, जो हम लोग बच्चे क्या करते हैं सोलेनेसी रोजेसी जो फैमिली बुक में है वो तो करेंगे ही, पता नहीं किस किस फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला कर लेंगे, एनसीईआरटी वाले ही कर लो, देखो डायरेक्ट आ गया, एकदम डायरेक्ट।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू यहाँ पे 4 दिए हैं, जो 3 हैं वो एक्स सीटू है। ये देखो, ये 12th क्लास का है, खोल लो, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मेथड, सॉरी कंजर्वेशन जो चैप्टर है। बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड सीड बैंक्स, ये सारे क्या है, एक्स सीटू। ये नहीं है। इन सीटू कौन सा है, सेक्रेड ग्रोव्स। तो आंसर आपका क्या हुआ, 1, कि इन सीटू इनमें से कौन सा है, सेक्रेड ग्रोव्स, सारे के सारे, क्योंकि फिर एक्स सीटू है आपके। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्लास 12th का ही है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी 9th चैप्टर का। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, यस, ये देखो, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा है यहाँ पे ना, इससे पहले ही पेज पे लिखा हुआ है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये कहते हैं। तो ए करेक्ट है, आपको बताना है जो करेक्ट नहीं है। ये वो एंजाइम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को कम करने के लिए। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस, है ना, जो बैक्टीरिया जिनके होस्ट होते हैं, ये भी करेक्ट है। ये देखो, restricting the growth of bacteriophage in E. coli, Escherichia coli. Next, they cut the DNA at the center of palindromic site. नहीं, ये देखो एग्जैक्ट क्या लिखा है, restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic site. इन्होंने बोला at the center, जबकि a little away. सी आपका इनकरेक्ट है, सी एक ही में है, आंसर तो फिर 4th ही होना चाहिए, पर देख लेते हैं। They remove nucleotides only from the ends of DNA fragments? No. एक्सोन्यूक्लियस है जो एंड से हटाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन किसके बारे में है, एंडो। एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजिशन, so D is also wrong. 5th, they recognize specific palindromic base pair sequence. ये देखिए, recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. तो 5th आपका करेक्ट है, आंसर आपका हुआ 4th, क्योंकि सी एंड डी जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं अब 11th क्लास के, डायरेक्ट अगेन उन्होंने पूछा है रेसमोस इन्फ्लोरेंस, ठीक है। आप देखोगे इन्फ्लोरेसेंस जो आपका टॉपिक है उसमें है रेसमोस एंड साइमोस। मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, ये कहाँ पर होता है भाई, साइमोस, ये तो है नहीं। फ्लावर्स आर सॉलिटरी, ये सब में होता है, देखो, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज सॉलिटरी, तो ये सब में होता है, स्पेसिफिकली रेसमोस में नहीं होता, आंसर नहीं। ग्रोथ लिमिटेड इन ग्रोथ, तो ये भी किस में हो रहा है, साइमोस, ये भी नहीं। ये देखो, रेसमोस एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, जी हाँ, तो आंसर आपका क्या हुआ इसका, 4th, आंसर आपका यहाँ पे 4th है। कितना ये आया है ना, अगेन पूरा एनसीईआरटी से, वर्ड भी कुछ ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ लिमिटेड सॉलिटरी ये भी कहीं और से दे दिया हो, सब कुछ पूरा एक ही टॉपिक एक ही पेज से आया है। हाँ, साइमोस शायद दूसरे पेज, नहीं, ये भी एक ही पेज पे है, सेम पेज पर है ये सारा, इतने से पैराग्राफ में। तो अगर आप लोग मेट्रो में जाते हो, देखते हो कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनकी एनसीईआरटी ऐसे कलर और पूरा वो होती है, मतलब काम कर रहे होते हैं, भी पढ़ रहे होते हैं। आप लोग की एनसीईआरटी दिखाना कितनी साफ है, देखना कितनी क्लीन है ये, और आप दोनों की देखो। अब क्लास 12th ये आप लोगों को आना चाहिए, आप मुझे आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको बताया करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। देखो, पहले तो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है खाली, ठीक है, तो ये है, फिर स्पोरोजेनस टिश्यू लिखा है ना, हर एक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का एक पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है, पीएमसी, तो पोलन मदर सेल, वो पोलन मदर सेल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है आगे जाके वो उसमें डेवलप हो जाता है, माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन में। तो आंसर है आपका बी डी ए सी, सेकंड हुआ ना आंसर, फिर आपका आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट, क्लास 12th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हनी बी वाला जो हमने कहानी मैंने आपको सुनाई थी, हैप्लोडिप्लॉइड होता है, फीमेल पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है इनकी, मेट्रियार्कल है ये कह सकते हैं हम, है ना।
कि भाई यहाँ पे फीमेल है, सारे काम करती है, मेल खाना वाना खाता है खाली, यहाँ पे बिल्कुल ही बुरा हाल है, बट जो भी है चलो। इसकी भी एक एक लाइन आपकी ना एनसीईआरटी से। An offspring formed from the union of sperm and egg developed as a female. Yes, ये देखो, an offspring formed from the union of a sperm and egg developed as a female. तो ये लाइन तो करेक्ट है, आपको ट्रू वाली तो बतानी है। An unfertilized egg develops as a male by parthenogenesis. ये भी देखो, unfertilized egg developed as a male parthenogenesis. करेक्ट। मेल में हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं फीमेल से, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हेप्लॉइड है, ये भी लेकिन लिखा है मेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल। करेक्ट। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस से, ऑलरेडी वो तो हाफ है ना, और क्या और भी कम हो जाएंगे, 16 के 8 हो जाएंगे फिर तो। यहाँ पे लिखा क्या है, मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस। रॉन्ग। हनी बी में हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यस, करेक्ट। तो आपका सिर्फ डी रॉन्ग है, ए बी सी एंड ई 1 आंसर हुआ फिर तो इसका, है ना। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 11 का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। आपको मैंने ये इसलिए दिखाया इतना सारा यहाँ पे, ये बताने के लिए कि बाकी के जो टॉपिक्स है वो भी बुक से ही आए हैं। आंसर तो इसका डायरेक्ट है कि हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा फिनोमेना, विच फिनोमेना, हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट। किस फिनोमेना का एग्जाम्पल है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, प्लास्टिसिटी। आंसर इसका 4th है। बट आप ये भी तो देखो, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, रीडिफ्रेंसिएशन भी इसी में ही था, वो आया नहीं, जो भी है ये सब इसी में है, आप एक ही बुक में है, एक ही चैप्टर में है, बाहर से ऐसा नहीं उठा के दे दिया इन्होंने कि कहीं से भी कुछ भी दे दिया। बट आंसर इसका 125 का क्या है, 4th। तो देखो अब आप लोग, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126, ये कौन से चैप्टर से आया है, ये आया है चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 के। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो। अगेन हम लोग एनसीईआरटी हम बैठे ही इसलिए कि हमें एनसीईआरटी चेक करनी है, देखिए क्या ये एनसीईआरटी में है। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, देखो एग्जैक्ट लाइन लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, दे आर सब्सटीट्यूट मीथेन अमीनो एसिड्स, तो ये लाइन तो करेक्ट है। सेरीन एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, यहाँ पे लिखा है एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से है, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, मतलब सेरीन तो नहीं है। इधर ये देखो कि सेरीन जो है यहाँ पर भी ये एलिफेटिक बनाया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम्स, तो आपको सब कुछ करना है। तो सेरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि वेलिन क्या एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ये देखिए वेलिन, वेलिन क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। हाँ जी, सो वेलिन, वेलिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, यस वेलिन न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ये आपकी बुक में है, सो ये करेक्ट है। लाइजिन, लाइजिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, नहीं, ये देखो बेसिक अमीनो एसिड है लाइजिन, तो ये इनकरेक्ट है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विच इज ए एंड सी, तो आपका आंसर है इसमें 3rd, 3 आपका करेक्ट आंसर है, ए एंड सी। देखो वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि पूरा जो नीट का एग्जाम आया है वो कहाँ से आया है, वो आपके एनसीईआरटी से आया है, कंप्लीट एग्जाम आपका एनसीईआरटी से आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं।